बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखें कि जिस तरह पहले हमने कहा था कि जो एडिशन होती है वेक्टर्स की वो अपना एडिशन ऑफ स्केलर से डिफरेंट होती है। इसी तरह वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्केलर्स की मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट होती है। अब देखें कि कोई से दो नॉन ज़ीरो स्केलर्स का प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन कोई से दो नॉन ज़ीरो वेक्टर का प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। तो पहली बात क्या है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है और स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है तो इस किस्म की प्रोडक्ट को नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। याद रखें, प्रोडक्ट जो होती है या मल्टीप्लिकेशन जो होती है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो हम स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को भी जो डिफाइन करते हैं वो मैथमेटिकली ऑपरेशन से ही करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें कि स्केलर प्रोडक्ट को वैसे तो हम ये कह देते हैं कि दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया और उसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आ गया, तो इस किस्म की प्रोडक्ट को हमने नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट का। लेकिन असल डेफिनेशन जो है इसकी वो मैथमेटिकली है। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, बिलफर्ज ए वेक्टर है एक, दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया। अब ये हमने शो करना है कि ये हम इसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये चीज़ शो करने के लिए दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट डाल देते हैं। तो ये ए डॉट बी ये रिप्रेजेंटेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो थीटा है, जो एंगल है, उसका कोसाइन थीटा। तो ये देखें, ये ए डॉट बी हमने स्केलर प्रोडक्ट को यानी कि ए और बी की स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया इसके दरमियान डॉट डाल के। और इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसका कोसाइन। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मिसाल के तौर पर ये आपके पास दो वेक्टर हैं, ये कोई ए वेक्टर है और ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है थीटा। दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, और ये बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। याद रखें, दो वेक्टर्स का के दरमियान अगर हमने एंगल मालूम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? दो वेक्टर्स की जो टेल है उसको आपस में जोड़ देंगे। दो वेक्टर्स की टेल आपस में जोड़ देंगे तो फिर जो एंगल बनता है और बी के दरमियान वो बनेगा इन दोनों का एंगल, यानी कि दोनों के दरमियान एंगल। तो ये थीटा एक्चुअली ये एंगल होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। आपने क्या किया? ए और बी की टेल जो है यहाँ जोड़ दी। ये कह लें चलो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये दोनों की टेल आपस में ज्वाइन कर दी आपने। तो ये जो एंगल बनता है ये बनेगा थीटा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब अगली बात ये देखें कि इसको किस तरह लिखा जा सकता है, यानी कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम दें तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी कि ये जो हमने लिखा है इसको लफ्जों में इस तरह लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उसका कोसाइन। तो ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए कि चूंकि ए और बी की स्केलर प्रेजेंटेशन के लिए हम इनके दरमियान डॉट डाल देते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों, वजह क्या है कि ये शो करने के लिए कि दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट इस तरह की है कि उसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमने डॉट डाला है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसकी मीनिंग क्या हुई, इनके इसको डिफाइन किस तरह किया जा सकता है, ए डॉट बी, ये रिप्रेजेंटेशन हुई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी कि दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उसका कोसाइन कॉस ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर्स, और उनके दरमियान जो एंगल बनता है उसका कोसाइन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि ये चीज बेसिकली हमें, यानी कि ये डेफिनेशन बेसिकली हमें क्या बता रही है, यानी कि इसको फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं। तो ये देखें ए डॉट बी, ये बनता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये दो आपके पास वेक्टर हैं वही वाले, ये हम टाइटल भी चलो दे देते हैं, तो ये देखें ये वेक्टर आपके पास, ये हमारा चलो कह लें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये वेक्टर के वही ए लेते हैं वही वाला, और ये वेक्टर बी ले लेते हैं, दोनों की टेल आपस में जोड़ी हुई है। तो यहां देखें ये है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ द एंगल। हम ऐसा करते हैं कि बी का जो हेड है, टिप है, यहां से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो अगर ये इतना हिस्सा देखा जाए तो ये बी का एक्स कंपोनेंट बनता है। यहां देखें, यहां हम क्योंकि ए जो है एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए हम कह रहे हैं कि बी का एक्स कंपोनेंट, अदरवाइज लाजमी नहीं है कि ये ए जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, ये किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली हमने बी को जो रिजॉल्व करना है वो एक्स और वाई कंपोनेंट में नहीं, बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है और बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है। मैं वजाहत करने के लिए ये वेक्टर आपकी किताब में तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया हुआ है, लाजमी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई और वेक्टर हम लेते हैं सी, ये वेक्टर सी है क्योंकि वेक्टर ए हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको अब दोबारा हम ये वेक्टर को, ये वेक्टर यानी कि इसको ए नहीं कह सकेंगे क्योंकि ये और वेक्टर बनता है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया सी का। तो ये वेक्टर कोई है डी, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। तो अब बेसिकली हमने डी के दो ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं जिसमें एक कंपोनेंट सी के अलॉन्ग हो और एक सी के परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से टिप, इसकी टिप से, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस वेक्टर के ऊपर। आप ये देखें कि ये डी का ये कंपोनेंट बनता है ये, और ये एंगल है थीटा। तो अब डी का ये एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, देखें एक्स कंपोनेंट तो ये बनता है, ये डी का इस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट बनेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में डी का वो कंपोनेंट बनेगा जो सी के पैरेलल है। तो ये बात मैं वाज़ेह कर दूं क्योंकि आम तौर पर ये ए एक्स एक्सिस की जानिब ले लिया जाता है,
तो कहा जाता है कि बी का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट तो उस वक्त होगा ना जब ए एक्स एक्सिस के अलांग हो, लेकिन जब ए यानी कि वेक्टर जिसका हमने ये सी लिया है ये एक्स एक्सिस के अलांग नहीं है, तो अब डी के ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं जिसमें से एक कंपोनेंट जो है इसका वो अलांग सी हो, एक परपेंडिकुलर टू द सी हो। तो डेफिनेटली ये जो कंपोनेंट होगा ये डी का वो कंपोनेंट होगा जो सी की डायरेक्शन में है। बिल्कुल इसी तरह, ये मैं वजाहत इसलिए करना चाहता हूँ कि ये कंफ्यूजन जो है खत्म हो कि बी का ये एक्स कंपोनेंट है, ये बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है। बेसिकली ये बात ध्यान में रखना, यानी कि डी का वो कंपोनेंट जो सी की डायरेक्शन में, तो ये बनता है बी कॉस ऑफ थीटा, ये भी बनेगा डी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि सी और डी के दरमियान ये एंगल बनता है, तो ये ट्राइंगल बनती है ये वाली। अब ये ट्राइंगल नहीं, ये वाली तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी कॉस ऑफ थीटा एक्चुअली बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में, बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है वो बी कॉस ऑफ थीटा है। अब इसके ऊपर जरा गौर करें, ये हमने लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो इसका क्या मतलब होगा, ए अलग हो, ए डॉट बी को उसी तरह लिखें और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और आगे क्या बी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि इतना हिस्सा ये वाला बी कॉस ऑफ थीटा। बी कॉस ऑफ थीटा एक्चुअली बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है, तो हमने लिखना है कंपोनेंट ऑफ ए, सॉरी कंपोनेंट ऑफ बी along A in the direction of A। मैं इसकी दोबारा वजाहत कर लूं, ये देखिए ये है A डॉट B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B कॉस ऑफ थीटा। अब B कॉस ऑफ थीटा क्या है, B का वो कंपोनेंट है जो A की डायरेक्शन में, A की डायरेक्शन में है, वो है B कॉस ऑफ थीटा। इसलिए हम लिखते हैं A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A कंपोनेंट ऑफ B along A। ये B का वो कंपोनेंट है जो A की डायरेक्शन में, B का वो कंपोनेंट जो A की डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर एक इसके पैरेलल। तो फिर मैं वजाहत कर दूं, ये बी एक्स नहीं लिखेंगे आप, ये बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो एक्स एक्सिस की अपना ए की जानब है, यानी पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। अब ये देखिए इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, यानी कि अब तो हमने पहले ये किया कि बी का जो प्रोजेक्शन है वो ए के ऊपर लिया। अच्छा, इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन क्या देते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि बी के ऊपर ए का साया, सॉरी ए के ऊपर बी का साया, प्रोजेक्शन ये वाला, ये देखें ये साया बन रहा है बी का ए के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ऊपर हमने बल्ब लगा दिया है, इसका ये यानी कि ये इसका ये प्रोजेक्शन बनेगा, ये वाला ये इसका ये साया बनेगा यहाँ पे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, यानी बजाय इसके कि हम बी को ए के और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, हम ए को रिजॉल्व करें, हम ए को बी की फॉर्म में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हम इसको यूं कर सकते हैं, ये आपका बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अब हम ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमने परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर बी वेक्टर के ऊपर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये बात। तो अब ये देखिए ये राइट एंगल बनता है, ये राइट एंगल बनता है। तो अब ए के दो कंपोनेंट बने,
एक बी की डायरेक्शन में, एक बी के परपेंडिकुलर। जो बी की डायरेक्शन में बनेगा वो क्या होगा, ये देखें, ये वाला। तो इसको हम कह सकते हैं, ये आ जाएगा ए cos ऑफ थीटा। याद रखें, अगर ट्राइंगल के लिहाज से देखा जाए तो अब ये बेस बनता है, इस ट्राइंगल में ये बेस बनता था, इस ट्राइंगल में ये बेस बनता है। तो बेस किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इनटू cos ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है वो बनता है ए cos ऑफ थीटा। तो ये देखें ए डॉट बी, इसको हम यूं भी लिख सकते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी इंटू ए cos ऑफ थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं बी की मैग्नीट्यूड, यानी कि ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और आगे क्या आ रहा है, ए cos ऑफ थीटा, ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ बी along a, sorry, component of A along B, component of A along B। तो इसका मतलब ये हुआ कि A डॉट B को आप दोनों तरीके से कह सकते हैं कि B की मैग्नीट्यूड और A का वो कंपोनेंट जो B की डायरेक्शन में है, या A की मैग्नीट्यूड और B का वो कंपोनेंट जो A की डायरेक्शन में है। तो यहाँ भी इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जिस तरह मैंने वहां रिप्रेजेंट किया कि ये हम कह सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इसके साथ क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर बनता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि बी cos ऑफ थीटा, ए cos ऑफ थीटा बेसिकली क्या बनता है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स की, तो किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है उसका प्रोजेक्शन या उसकी मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट होगा वो ए डॉट बी को शो करेगा। ये देखिए, यहाँ हमने ए की मैग्नीट्यूड ली है और बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है उसकी मैग्नीट्यूड मीन बी cos ऑफ थीटा लिया था। लेकिन यहाँ क्या हमने किया है, यहाँ हमने ये किया है कि बी की मैग्नीट्यूड ली है और ए का प्रोजेक्शन लिया है बी के ऊपर, या बी की मैग्नीट्यूड ली है और वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी किसी एक वेक्टर का, यानी डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लेंगे, ए बी cos ऑफ थीटा या बी ए cos ऑफ थीटा। तो दोनों तरह ही हम डॉट प्रोडक्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं फिजिकल। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की खुसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली बात ये देखें, हम कह सकते हैं ए डॉट बी जो है बाय डेफिनेशन वो है ए बी cos ऑफ थीटा। अब ये देखें, ए भी स्केलर क्वांटिटी, बी भी स्केलर क्वांटिटी और cos थीटा का रिजल्ट जो आता है वो तो नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। तो तीन स्केलर प्रोडक्ट क्वांटिटीज का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको इंटरचेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको इंटरचेंज कर दें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी हम अगर ये तीनों को चेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन इसको लिख सकते हैं b इंटू ए cos ऑफ थीटा, लेकिन इसको लिख सकते हैं b डॉट ए डॉट बी, ए बी cos ऑफ थीटा, इसको बी ए cos ऑफ थीटा लिखा जा सकता है, इसको बी डॉट ए लिखा जा सकता है।
तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि ए डॉट बी जो होता है वो बी और ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में अगर वेक्टर्स की पोजीशन को इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ये कम्यूट है यानी कि ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है डॉट प्रोडक्ट। अब दूसरी बात कि अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होगा, मीन दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के साथ बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। ऐसे फॉर एग्जांपल ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई वेक्टर बी है, दोनों के दरमियान थीटा जो है वो 90 डिग्री का है। तो क्या होगा, ये देखें, ये डेफिनेशन को अपने मद्देनजर रखता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए डॉट बी हम लिख सकते हैं ए बी cos ऑफ 90 डिग्री। तो याद रखें cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जब 0 होगा तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल 0, तो ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां हम ले लेते हैं यूनिट वेक्टर का केस, थ्री डायमेंशन में क्या बनेगा, ये देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन बनता है। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल अपना वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको आई यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। वाई के अलॉन्ग जे और जेड के अलॉन्ग के, ये तीनों यूनिट वेक्टर जो हैं ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, तीनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो फिर यहाँ देखें, ये जो फार्मूला बनता है इसका यहाँ अप्लाई करते हैं तो आई डॉट जे, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, याद रखें यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी 1, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है उसका थीटा cos ऑफ 90 डिग्री, आई और जे के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा, cos 90 0 के बराबर होगा। इसका मतलब आई डॉट जे जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट के ले लेंगे, जे डॉट के ये भी 0 होगा, और के डॉट आई जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। यानी कि अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की डायरेक्शन में और उनके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, अगर इफ ए एंड बी, यानी दो वेक्टर हमने लिए हैं ए और बी और दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में हैं, यानी कि ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, दोनों के दरमियान एंगल बनता है थीटा, थीटा बनता है 0 डिग्री का, एक ही डायरेक्शन में इंक्लिनेशन 0 के बराबर होगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ये देखें, ए डॉट बी
इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा। तो ये ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू होगी, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ए डॉट बी की। और इसी तरह ये तो हमने कहा कि एक दूसरे का पैरेलल है। अब इसका दूसरा केस जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये ए कह लें, ये बी कह लें कि अगर ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, यानी कि ए वेक्टर बिलफर्ज है, बी वेक्टर बिलफर्ज है। अच्छा याद रखें यहाँ ये हम वैसे तो गलत कर रहे हैं क्योंकि हर वेक्टर जो होता है वो उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट वेक्टर से शो करना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हम ए और बी ही नाम दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये देखें कि ये वेक्टर ए तो ए ही रहा, ये बी और नेगेटिव बी है, ये बेसिकली इसको सी कह सकते हैं, डी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसी तरह चलता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा जो है इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो है 180 डिग्री का, ये दोनों के दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री का है। तो फिर ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ये देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो बेटे याद रखें cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा इसका रिजल्ट जो है -ab के बराबर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड अपना मैक्सिमम होगी लेकिन उसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि ए डॉट बी का साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगी ए बी, मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव होगी। तो अब फिर इनके लिहाज से इनका जो हमने पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर जो हैं लिए, तो इनका यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं कि ये जो है यूनिट वेक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है। तो यहाँ देखें, सॉरी आज जो है ना वो मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ ताकि बच्चों के सामने जब लिखा जाता है तो उसको उनको तरीका का पता भी चल जाता है। तो बहरहाल ये देखें ए डॉट बी जो है हमने यूनिट वेक्टर्स का लेना है, तो ये डायग्राम इसी का मैं रेफरेंस दे देता हूँ। तो यूनिट वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा जे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा के। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम आई को आई से, यानी कि ये पहला केस है आई डॉट आई, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे। पहला वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि दोनों यूनिट वेक्टर सेम लिए। सेम यूनिट वेक्टर का मतलब ये होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई की मैग्नीट्यूड 1, जे आई, फिर आई की मैग्नीट्यूड 1, दोनों के दरमियान एंगल जो है cos थीटा, थीटा जो है वो 0 डिग्री का बनता है। तो जब थीटा 0 होगा cos 0 1 के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 3 नहीं होगा, 1 के बराबर ही होगा, आई डॉट आई 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह आप कह सकते हैं जे डॉट जे जो होगा वो भी 1 होगा, और के डॉट के जो होगा वो भी 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट वेक्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं, यूनिट वेक्टर डिफरेंट का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो हम वेक्टर लेते हैं, तो आई जे, जे के आई, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन अगर हम सिमिलर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है 1 के बराबर होगा। अब इसी तरह अगर दो वेक्टर इनके एक ही वेक्टर को उसी के साथ हमने प्रोडक्ट लेना है, यानी कि हम वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ
उसका प्रोडक्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए के साथ, ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो आपको पता है कि दोनों एस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो क्या लिखेंगे, ये देखिए, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और फिर दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है, तो डेफिनेटली दोनों सेम है वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी सेम होंगे और डायरेक्शन के लिहाज से भी सेम होंगे। इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री का बनेगा। तो ए cos ऑफ 0, cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट है, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब पांचवी बात इसमें हम कहते हैं कि अगर वेक्टर्स जो हैं उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखा जाए। देखिए, हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि अगर एक वेक्टर जो है वो प्लेन में लाई करता है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तादाद 2 होती है, लेकिन अगर वो स्पेस में है यानी 3 डायमेंशन में है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो तादाद बनती है वो 3 होगी। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है तो इसको लिखा जा सकता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यानी कि ए वेक्टर ऐसा है। चलो मैं यहाँ इसकी रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूँ। ये देखें, ये पहले फर्ज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इसमें हमने ये वेक्टर लिया है ए, ये वेक्टर ए है। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं इस प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो ये देखें, इसके ये 3 कंपोनेंट आ गए। अब ये कंपोनेंट बनेगा एक्स ए एक्स आई, ये कंपोनेंट बनेगा ए वाई जे, और ये कंपोनेंट बनेगा ए जेड के। मीन ए का जो एक्स कंपोनेंट है, ए का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड ए एक्स है, और डायरेक्शन जाहिर है आई यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं। और ए का जो वाई कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड ए वाई के बराबर है, ए वाई जे, और जो इसका जेड कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड ए जेड के बराबर है। तो आप देखिए कि ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। इसलिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो ये ए जो है इसके बराबर हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा वेक्टर लेते हैं बी, तो बी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो ये आएगा आपके पास बी जो होगा उसको हम लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब यहाँ भी देखें कि ये सब्सक्रिप्ट जो है आपने बिल्कुल इस कॉर्नर पे लिखना होते हैं, और यूनिट वेक्टर जो है इसके पैरेलल, इसके बराबर लिखना होता है। ये बाल बच्चे क्या करते हैं, एक्स बड़ा कर देते हैं, आई छोटा कर देते हैं, वाई बड़ा कर देते हैं, जे छोटा कर देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है। एक्स इसका सब्सक्रिप्ट है, ये इसके साथ पैरेलल, आई यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल लिखना है। तो बहरहाल ये आपके पास 2 वेक्टर आ गए। अब इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो किस तरह लेंगे, ये देखिए ए डॉट बी। अब ए की जो वैल्यू है एक कंपोनेंट्स के लिहाज से यहाँ लिख देते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसका डॉट है बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। ये अब जिस तरह ऑर्डिनरी हम प्रोडक्ट लेते हैं, इनके इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड सो ऑन। तो ये देखिए कि जो डॉट और क्रॉस होगा वो वेक्टर्स का होगा, स्केलर्स का डॉट या क्रॉस नहीं होता। तो हम इसको स्केलर्स को सिंपल, यानी कि ये देखें ये वेक्टर है, ये इसके साथ जो
इसका अपना कंपोनेंट की है वैल्यू, वो है स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर है। तो हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स, और साथ क्या लिखेंगे, आई डॉट आई, यानी कि इनकी तरतीब जो है वो भी तब्दील नहीं करनी, आई डॉट आई। फिर क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई, और ये क्या आ जाएगा, चलो इसको शार्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा वर्क कम हो जाएगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे, और फिर ये प्लस ए एक्स और बी जेड, आई डॉट के आ जाएगा। अब इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, और ये प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के आ गया। फिर इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के आ गया। अब अभी हमने क्या पढ़ा था, जब इनकी डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, खास तौर पर यूनिट वेक्टर की, हमने ये कहा था कि अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर को प्रोडक्ट लेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, लेकिन डिफरेंट जो वेक्टर हैं यूनिट वेक्टर, उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रोडक्ट आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 0, और इसी तरह ये 0, तो ये आ गया 0, और ये आ गया 1। तो ये देखिए, सिर्फ डायगोनल जो है उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है वो 1 है, बाकी सभी 0 है। इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स 1, ये 0, वो 0, ये 0, ये फिर आ जाएगा बी ए वाई बी वाई, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 0 0 0, और ये आ जाएगा 1, यानी कि ये आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड। तो सिंपली बात क्या हुई कि ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आ गया ए डॉट बी के बराबर। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ दफ़ा वेक्टर जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड और एंगल मीन डायरेक्शन दी हुई होती है, तो उस वक्त हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके उनका प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि वेक्टर जो हैं उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया होता है, जिनके ए इज इक्वल टू दिस समथिंग है, ए बी इज इक्वल टू दिस समथिंग। तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लेने का आसान तरीका क्या हो गया कि दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों वेक्टर के वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों वेक्टर्स के जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, और उनको ऐड अप कर देंगे तो ये ए डॉट बी के बराबर आ जाएगा। अब अगली बात, इन दोनों को कंपेयर करके हम दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल मालूम करना है तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन आप ये ले लें, एक इक्वेशन ये ले लें, तो हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये भी ए डॉट बी के बराबर है, ये भी ए डॉट बी के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा किसके बराबर होगा। चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। कॉस थीटा जो होगा ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी, यानी कि
दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट है नीचे। तो इसी तरह थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और डिवाइडेड बाई ए बी। अब ये देखें कि अगर तो वेक्टर दिया गया है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से, तो दोनों वेक्टर्स के एंगल जो बनते हैं उनका डिफरेंस ले लेंगे तो थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर जो है कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हैं, तो फिर थीटा निकालने का ये तरीका होगा कि हम क्या करेंगे, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस तरह एडअप कर देंगे और फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा। थीटा यानी कि एंगल दो वेक्टर्स का इस तरह मालूम किया जा सकता है अगर हमें वेक्टर जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए गए हैं।